आदाब। किसी भी माशरे, किसी भी समाज की तरक्की और तहजीब व तमद्दुन का अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है कि उस माशरे के लोग, उस समाज के लोग अपने बुज़ुर्गों के साथ कैसा सलूक करते हैं। अपने ख़ानदान के, घर के और आसपास के बुज़ुर्गों के साथ मोहब्बत करना, उनका अदब करना, उनका सम्मान करना, ये हमारी तहजीब का हिस्सा है। हमारे ना सिर्फ ये हमारी अखलाकी ज़िम्मेदारी है कि हम उनका ख्याल रखें, बल्कि ये एक समाजी और कानूनी फरीज़ा भी है। हमने ऐसे मामलात भी देखे हैं कि जहाँ बुज़ुर्गों ने अपनी पूरी ज़िंदगी बच्चों की तालीम के लिए, बच्चों की परवरिश के लिए वक्फ़ कर दी और आखिर में वो बेतवज्जोही का शिकार हैं। ऐसे कई मामलात सामने आए हैं जिनके अंदर या तो उनके साथ लापरवाही, बेतवज्जोही या कहीं कहीं नाजेबा सलूक के मामलात भी सामने आए हैं। ऐसे में हमारे मुल्क में बुज़ुर्गों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या हैं क़वानीन और कैसे वो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, आज की इस पेशकश में इस अहम मौजू पर गुफ्तगू की जाएगी। अगर आपके मन में आज के इस मौजू से मुताल्लिक कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800113060। आप अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से तो इन नंबर्स पर आप पूछ सकते हैं जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 1800113060। इसके अलावा आप ईमेल के ज़रिए भी अपने राय मशवरे, अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hopdurdu@gmail.com। आज की इस पेशकश का आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आज हमारे साथ इस अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए, इस पर रोशनी डालने के लिए आज हमारे साथ ख़ास मेहमान मौजूद हैं। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मोहतरमा संध्या बजाज, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत इस्तकबाल है आज की इस पेशकश में। जी नमस्कार, बहुत बहुत थैंक यू। और जब हम इस अहम मौजू पर बात करें, लेकिन इसकी वजूहात को जानना और समझना भी ज़रूरी होगा संध्या जी, कि जब हमारी तहजीब, हमारी संस्कृति हमें अदब सिखाती है, बुजुर्गों का सम्मान सिखाती है, उसके बावजूद आज के दौर में इस तरह के जो मामलात आ रहे हैं, अगर सबसे पहले हम इसका एक समाजी पहलू समझना चाहें तो क्या, किस तरीके से, क्या वजह है इस तरह के मामलात सामने? आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमारी संस्कृति तो भगवान मानती है बुजुर्गों को कि ये धरती पर जिंदा गॉड है, परमात्मा है, खुदा है, हमारे लिए सब कुछ है, क्योंकि इन्होंने हमें जन्म दिया है। इनकी वजह से हम इस धरती पर हैं और जितना भी हम सब कुछ पा रहे हैं वो सब माता पिता की वजह से पा रहे हैं। ये वजहें उनको बहुत अच्छी लगती हैं शुरू से बहुत सारे टाइम तक, लेकिन जब बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जब वो बिल्कुल ही बुजुर्ग हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं, जब उनके पास में ये सब नहीं रहता है कि उनकी अपनी खुद की कोई ताकत हो, अंदरूनी ताकत हो या शारीरिक ताकत हो, जैसे जैसे वो खत्म होती जाती है वैसे वैसे मान सम्मान भी घटता चला जाता है। आपने बहुत अच्छा आज विषय चुना है, जो मैं आपको बहुत मुबारकबाद कहना चाहूंगी कि ये केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं डे बाय डे। शुरू में विश्वास ही नहीं होता जब आके पेरेंट्स हमारे सामने कहते हैं कि मेरे बेटे ने ऐसा किया, मेरी बहू ने किया, मेरी बेटी ने किया, मतलब डॉटर्स तक पहुंचती है बात, तो बड़ा ही एक अफसोस होता है, दुख होता है कि क्या ऐसा हमारे समाज में क्यों हो रहा है ये सब। और लेकिन आपने जब इस पे रोशनी डाल रहे हैं तो मैं कहना चाहूंगी कि इसका सामाजिक पहलू जो है वो बहुत सारा इस तरीके से है कि आर्थिक भी बहुत वजह हो गई है। अर्थ जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, लोगों के खर्चे बढ़ गए, लोग सोचते हैं कि हम अपने लिए पहले कर लें, वही काफ़ी है, हम आपकी कहाँ से सेवा करें, कहाँ से आपके लिए देखें। आपने बागवान पिक्चर देखी होगी, जब वो चश्मा बनवाने के लिए कहते हैं अमिताभ जी, तो वो कहते नहीं, वो आज बड़े खर्चे हैं, तो बेटा बच्चा, छोटा बच्चा दे रहा है क्योंकि उसमें है अभी ये बात, क्योंकि ये मेरा दादू है। लेकिन छोटे बच्चे भी जब प्यार करते हैं आपको तो उसमें भी कई बारी ऑब्जेक्शन हो जाते हैं कि नहीं आप तो बिगाड़ रहे हैं, आप तो बच्चे को लाड दे रहे हैं, आप उसको पढ़ने नहीं दे रहे हैं। तो सामाजिकता तो इस तरीके से हावी हो चुकी है अभी बुजुर्गों के लिए कि उनको वो वाली समझ जो है ना, जो उनकी है, कहते हैं कि उन लोगों को क्या चाहिए, नसीहत नहीं चाहिए, वसीयत चाहिए। वसीयत दे दो, नसीहत नहीं दे दो। भैया हम लोग कोई नसीहत नहीं लेंगे, और बुजुर्गों की आदत है वो किसी ना किसी चीज में आपको समझाएंगे जरूर, बताएंगे जरूर, और उसके बाद में खुद ही मुंह की खाएंगे कि कहेंगे अच्छा ठीक है, एक चुप तो 100 सुख, चुप रहो, कुछ मत बोलो,
और जैसा हो रहा है उसको होए जाने दो, क्योंकि उनका दिल दुखता है। उन्होंने बहुत मेहनत से वो घर बनाए, वो चीजें बनाई, उन्होंने बचाया। बचत एक बहुत बड़ी भावना थी उनके अंदर, लेकिन आज की जनरेशन में वो बचत तो कहीं चली गई है, भाग गई है। वो आगे दौड़ पीछा चोड़ होता है। जितनी उनकी कमाई है उस हिसाब से वो अपना पाँव नहीं फैलाते हैं, बल्कि चादर से बड़े पाँव फैलाते हैं। और उसके बाद उनको आ जाती है परेशानी, और वो परेशानी का सबब पेरेंट्स को बताते हैं कि आप लोगों की वजह से हमारा ये हो रहा है, नहीं तो हम वो भी कर लेते काम, इधर भी चले जाते, शिफ्ट कर जाते, आपकी वजह से हम इस घर पे बैठे हैं, पुश्तैनी घर पे बैठे हुए हैं, क्योंकि यू आर द रीजन। आपको लेके कहाँ जाएं? तो बहुत सारी चीजें जब मैं अब देख रही हूँ कि महिलाएं आती है, लोग आते हैं, वो बताते हैं। किस तरह की केसेस आते हैं आपके पास? अगर जैसे आपने कहा कि एक चुप सो सुख, लेकिन ये हमारे बुजुर्ग कब तक चुप रहे? किस तरह से हमने इनको कानूनी सहारा दिया? और अगर आपके तजुर्बे से जानना चाहें एक वकील के तौर पर, किस तरह के आपके पास केसेस आते हैं? क्या कुछ समाज के अंदर से ऐसे मामला उठ करके आ रहे हैं? ये खर्चा नहीं देते हैं। पहली बात तो उनको पहले जितना पैसा या मकान होता है तरीके से अपने नाम करा लेते हैं बेटे कि हमारे नाम ही कर दीजिए, और बाद में वो खाली हाथ बैठ जाते हैं। उनका बैंक बैलेंस ले लिया जाता है, सब कुछ धीरे 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 ले लिया जाता है, बहुत प्रेम से, प्यार से, बड़े विश्वास से। लेकिन जब उनकी खुद की जरूरत पड़ती है तो उनको याद आता है कि नहीं जी, हमारे तो खुद के बहुत खर्चे हैं, आपको कैसे हम पालें। मेन पैसा जो है वो बहुत बड़ा कारण बनता है। और उसके बाद आपका ये कहना कि अब हमारे पास कुछ नहीं है, मैं बुजुर्गों को कहना चाहूंगी अपने हाथ में ही रखिए एंड तक, लास्ट तक आप अपने हाथ में रखिए, लास्ट तक आप अपने हाथ में रखिए, हाथ में रखिए। नहीं तो अगर आपको दिख गया कि उनको दिख गया कि आपके पास कुछ भी नहीं है अब हमारे पास देने को, तो आप उनके लिए ठीक नहीं रहेंगे। फिर तो कहेंगे चलो इनको ओल्ड एज होम पहुंचाओ। ये भी एक बहुत बड़ी प्रथा हो गई है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। आज तो ओल्ड एज होम भी इतने खूबसूरत हो गए हैं कि उनको दिखा दिखा के मम्मी आप यहाँ से ज्यादा खुश वहां रहेंगी, ये देखिए वहां पे क्या क्या है, वहां टाइम पे खाना मिलता है, सब कुछ मिलता है। तो ऐसा कह के कि उनको पहुंचाया जाता है। देहरादून से एक लेडी भाग के ओल्ड एज होम से आई हमारे पास और यही बता रही कि हमें तो घुमाने ले गया था हमारा बेटा, लेकिन छोड़ के ओल्ड एज होम आ गया। कहते कि हम तो आपको सैर कराने जा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। बेटों को ऑर्डर भी हो जाते हैं एसडीएम साहब के, क्योंकि सबसे पहली कोर्ट एसडीएम है। तो एसडीएम साहब अपना दे रहे हैं फैसला कि आप 10,000 रुपये महीना अपनी मदर को देंगे या अपने फादर को देंगे, लेकिन बेटा उसमें भी नाकामयाब हो रहा है और ये बता रहा है कि मैं नहीं दे पा रहा हूँ, मेरे से 10,000 भी नहीं होता, मेरे से 5,000 भी नहीं होता। जिसकी इतनी फीसें भरी, जिसको इतना पढ़ाया लिखाया, उनके पास आज पैसे नहीं रहते हैं। तो है तो ये इतनी बड़ी अफसोस की बात कि जब समाज में हम ऐसा देख रहे हैं माहौल, घर में आपके एक नया प्राणी आ जाता है, माने आपका बेटा है तो बहू आएगी ही आएगी। आई पहले बहुत उससे आई, नाजों से आई, बहुत उससे आई, लेकिन बाद में ये मालूम हुआ कि वो आपको पसंद ही नहीं कर रही है, किसी भी तरह पसंद नहीं करी, क्योंकि उसके दिमाग में पहले से ही एक फीडिंग है कि सास तो बुरी होती है, सास तो बहुत ही बुरी होती है। माने मेरे साथ पास जो भी केस आता है नंबर 1 पे वो मदर इन लॉ की शिकायत करते हैं। तो मैं उनसे पूछती हूँ कि आपके फादर इन लॉ बहुत अच्छे हैं? तो वो कह रहे नहीं वो ज्यादा नहीं कहते हैं। और ज्यादा वो नहीं कहते हैं, मगर वो कहते जरूर हैं, अपनी वाइफ को कहते हैं, तुम्हें नहीं कहते हैं, लेकिन अपनी वाइफ से जो डिस्कशन में उनकी होती है वही बात तो आ जाती है। तो ससुर तो फिर भी बच जाता है, सास फंस जाती है। सास का तो एक रूप उन्होंने दे रखा है, सास भी कभी बहू थी, ये वो सीरियल सबने बना रखा है, मदर इन लॉ इज वेरी डेंजरस। तो वो एक दिमाग में लेके आती हैं फोबिया, और वो धीरे धीरे इतना बढ़ता चला जाता है, उसकी कोई भी बात पसंद नहीं आती और घर में क्लेश का वातावरण हो जाता है। इस तरीके से सारा माहौल बिगड़ता चला जाता है, क्योंकि वो कितना भी कह लो बेटी नहीं बनती है, वो माँ नहीं बनती है। आपने एक बात कही कि ऑर्डर हो जाते हैं बच्चे के लिए कि आप अपने पेरेंट्स को 10,000, 5,000 जो भी अदालत के जरिए तय हो जाता है वो देना होगा, लेकिन आपने कहा कि उसके अंदर भी वो फेल हो जाते हैं। तो ऐसे हालात में क्या कानूनी इंतजाम है, किस तरह की उसके ऊपर पेनल्टीज या जुर्माना हो सकता है या उसे सजा हो सकती है? हाँ जी, वो डेट्स पर, पहली बात तो डेट पे नहीं आते लड़के लोग, ये बताते हैं कि हमारी खुद की बहुत कमी है। एसडीएम साहब भी बड़े प्यार से उनको भी सुनते हैं, क्योंकि जज को भी दोनों तरफ सुनना होता है, क्योंकि ये पारिवारिक मामला है, नॉट कि कोई क्रिमिनल मामला है। तो वो कहते हैं हाँ आपको क्या कमी है, क्या परेशानी आ गई, तो वो माँ को भी समझा देते हैं कि देखो माता जी इस बारी नहीं दिया, अगली बारी डबल दे देगा। बहुत सारा अब तो पहले सामाजिक वे में चलता रहता है, और वो
माँ चल देती है वापस कि अच्छा ठीक है अब के नहीं दिया, नेक्स्ट टाइम मुझे मिल जाएंगे पैसे। ऐसा करते करते किस्त बढ़ती चली जाती है। फिर एक दिन आ जाता है कि परेशान हो जाती है। फिर जो आपने पूछा कि एक्ट क्या है, उसके बाद में उनके लिए जो उनका भरण पोषण एक्ट है, अभी तो बहुत मजबूत होते जा रहे हैं एक्ट। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ रहे हैं कि अगर आप नहीं देंगे अपने बच्चे जो हैं वो माँ बाप को नहीं पालेंगे तो पेरेंट्स के पास सारे अधिकार हैं, वो उनको घर से निकाल सकते हैं, वो उनको रहने भी नहीं देंगे। अगर सपोज करो वो पहले गिफ्ट कर चुके हैं, पहले से ही दे दिया, यानी गिफ्ट डीड कर दी, पेरेंट्स ने अपने बच्चों को या किसी भी एक बच्चे को जो है वो गिफ्ट डीड कर दिया जायदाद। हाँ, वापस ले लो। उनका रवैया जो है बच्चों का माँ बाप के साथ बदल रहा है, तब्दील हो रहा है, तो हाँ। ऐसे हालात में वो क्या करें, कहाँ जाएं और कैसे उस गिफ्ट डीड को जो है वो कैंसिल कराएं? मैं चाहूंगा उस पर रोशनी डालें। यह बिल्कुल गिफ्ट डीड जो है वो कैंसिल हो जाती है कोर्ट में जाके कि जब मैंने इनको दिया था उस समय मेरे हालात अच्छे थे और मैं सब कर रही थी, इस तरीके से मैंने अपना दे दिया इनको। फादर लिखता है कि हम लोगों ने इसीलिए दिया था कि बच्चे हमारा देखभाल करेंगे, मगर अब मैं देख रहा हूं कि घर में अशांति है, घर में कोई ठीक नहीं चल रहा है और हमने इनको दे के अब हमें पछतावा हो रहा है, इसलिए हमारा ये वापस कराया जाए। तो कोर्ट में अब ये नया नियम आया है, ऐसा एक्ट आया है कि आपको वो वापस हो जाएगी चीज। माने आप गलती से दे बैठे हैं, माने गलती क्या, माने बहका लिया जाता है, फुसला लिया जाता है, तुम सबसे अच्छी हो, तुम बढ़िया हो, हमारे पे वी आर लक्की टू हैव यू, पता नहीं क्या क्या डायलॉग बोल के माँ बाप को पूरा झांसे में लेके वो ले लेते हैं। और मैं तो केसेस जो आपके पास आते हैं उसमें अक्सर ऐसा ही होता है कि उनको बहला फुसला करके या उनको बातों में कहीं ना कहीं उलझा करके उनसे जायदाद ले ली गई हो, क्या अक्सर इस तरह के मामलात हैं या कुछ नहीं? धोखे के बहुत हैं जी, धोखा बहुत है। धोखा ऐसा होता है जी, अभी आपका बीमा कराना है, माँ को बोला, फादर को बोला आपका बीमा कराना है, आप ये साइन करिए, 10 15 20 साइन ले लेंगे और आपका अपना बेटा या बेटी कह रही है तो आप तो आंख बंद करके करेंगे, कोई आके कोई दूसरा लोग तो कह नहीं रहा किसी तरीके का कि बीमा कंपनी से कोई आया वो आपसे साइन करा रहा है, तो फट से बेटे से पूछती हैं कि कर दूं क्या साइन, जबकि बेटा ही करा रहा है तो मिनट में साइन करती हैं। साइन कर दिया लेडी ने, आदमी ने, दोनों ने कर लिया, पेरेंट्स ने, हमारा बीमा हो रहा है और बड़े खुश कि हमें इंश्योरेंस मिलेगा, हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा, हमको पैसा भी आएगा। इतने में पता चलता है सारी जायदाद ही उन्होंने ले ली है, पूरा ये जो जायदाद के कागज थे, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं नहीं, पूरा पेपर पढ़ते भी नहीं है, बिना पढ़े हम कहते हैं कोशिश करो, तुम्हारे पास चश्मा नहीं है, चश्मा बनवाओ, पढ़ो, हिंदी में बोलो करा के आओ, हम इंग्लिश नहीं जानते, हिंदी का डॉक्यूमेंट बनवा के आइए, उसके बाद मैं साइन करूंगी। तो लेकिन माँ बाप उसमें भूल जाते, वो सोचते बीमा हमारा तो भला कर रहे हैं हमारे बच्चे, तो अब भी क्यों ना करें हम साइन, तो वो साइन कर डालते हैं। 2 4 6 महीने बाद उन्हें पता चलता है कि मकान तो उनके हाथ से चला गया। अच्छा, ऐसे मामलात में क्या गिफ्ट डीड ही होती है या कोई और भी कागज साइन करवा लिए जाते हैं? नहीं, यही गिफ्ट डीड ही साइन करवाते हैं कि हमने आपको दे दिया, वसीयत भी साइन करवा लेते हैं, बहुत कुछ साइन करा लेते हैं कि हमारी अब इनकी विल भी हो चुकी है। हालांकि विल में 2 लोगों की चाहिए कि आप वहां पे गवाही दो, वहां जाके रजिस्टर्ड विल भी होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने हर तरीके के पेपर तैयार कर लेते हैं। देखिए पेपर ही बोलता है, ब्लैक एंड व्हाइट, कोर्ट में क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट है सब कुछ। अगर लेकिन दोनों को चैलेंज किया जा सकता है, चाहे विल हो और चाहे गिफ्ट डीड हो, दोनों को चैलेंज किया जा सकता है। तो ऐसे कुछ मामलात हैं जिसके अंदर अदालत ने वो प्रॉपर्टी वापस दी हो उन्हीं पेरेंट्स को? हाँ जी, बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, बहुत सीरियसली कोर्ट इनको सुनती है और कोर्ट बहुत सिंपैथी रखती है बुजुर्गों से, और कोर्ट हमेशा ये चाहती है कि जो बुजुर्ग हैं उनको कोई किसी तरह की परेशानी ना हो, उनको डेट से भी इम्यून करती है कि तुम चाहे ना आओ लेकिन केस जरूर चलेगा और हम आपके जैसा भी है, जिस तरीके से पेपर हमारे सामने जैसे जैसे आते जाएंगे हम आपका ठीक करेंगे। तो बुजुर्गों के हित में और हक में ही रहती है अक्सर। और इसीलिए हमारे देश में जब इसकी ज़रूरत महसूस की गई तो एक बाकायदा 2007 में कानून लाया गया, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 जी। इस एक्ट के ज़रिए ये तमाम चीज़ें यकीनी बनाने की कोशिश की गई कि जो बुज़ुर्ग हैं उनका किस तरह से उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए, उनकी देखभाल कैसे हो, और अगर उनको कहीं नेगलेक्ट किया जा रहा है तो वहाँ पर भी कानूनी पूरा एक निज़ाम होना चाहिए। इस कानून के तहत सब चीज़ें तय की गई। और अगर आपके भी कोई मन में सवाल है और आप भी बुजुर्गों के ताल्लुक से या कोई बुजुर्ग भी अपने ताल्लुक से सवाल पूछना चाहते हैं तो इस प्रोग्राम में वो सवाल पूछ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं 1800 1130
60। आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ संध्या बजाज जी मौजूद हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। और अभी हम इस प्रोग्राम में और आगे बढ़ेंगे इस सवाल के साथ कि जब हमने गिफ्ट डीड की बात की, गिफ्ट डीड को कैंसिल किया जा सकता है। अगर कोई वसीयत कर दी है तो वसीयत को भी वो इंसान जब तक जिंदा है वो कैंसिल कर सकता है, रिवोक कर सकते हैं एकदम। जी हाँ, रिवोक कर सकते हैं। क्या गलतियां कर जाते हैं लोग, जो लोग अदालतों का रुख करते हैं, मुकदमात में भी जाते हैं, लेकिन वो मुकदमे में जाने के बाद भी वो बुजुर्ग, वो वालिदैन गलतियां कर जाते हैं किस तरह की, जो उन्होंने नहीं करनी चाहिए? एक वकील के तौर पर, एक एक्सपर्ट के तौर पर मैं चाहूंगा आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। वो ज्यादातर तो आप बस ये है कि पेन खुला मत रखिए, पेन से साइन नहीं करिए, किसी भी चीज पे साइन नहीं करिए, सबसे बड़ी गलती यही होती है। और फिर डिफ्रेंशिएट मत करिए। जैसे आपके 4 बेटे हैं तो चारों को बराबर रखिए, 2 बेटे हैं दोनों को बराबर। अगर आपने थोड़ा सा किसी को ज्यादा किसी को कम कह भी दिया, मुंह से कह दिया, आपने लिख के भी नहीं दिया, तो उसी दिन से एक दुश्मनी पैदा हो जाएगी। उसी दिन से ही दूसरा बच्चा जो है वो कहने लगेगा कि मैं तो आपका बच्चा ही नहीं हूं, जैसे आप तो मुझसे बहुत फर्क रखते हैं, अब आप देखिए जरा मैं क्या करता हूं। तो ऐसी कोई भी बात मत करिए। और तीसरा मैं यही कहूंगी जो मैंने पहले भी बोला कि कुछ भी कहेंगे आप ना, उसको ऐसा समझा जाएगा कि जैसे ये कमेंट उन पर डाला है आपने। आप किसी की बात भी नहीं बता सकते किसी को, इसलिए वही बोला कि चुप ही रहना सबसे बड़ी वो है। लेकिन अगर फिर भी आप बात करना चाहते हैं तो हमेशा खुशी की बात करिए और ये करिए कि मैं तो बहुत खुश हूं आप लोगों के साथ में, आई एम वेरी हैप्पी, मेरा बहुत अच्छा, मेरा लक है कि मैं आप मेरी इतनी देखभाल करते हो। अगर वो कहीं कमी भी छोड़ते हैं तो भी नहीं बोलिए कि आप बहुत कमी छोड़ते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद तो एक बहुत बड़ा बखेड़ा हो जाएगा, वो ज्यादा ही कमी छोड़े, क्योंकि नहीं मानते हो आप तो ठीक है फिर हम कुछ भी नहीं करते जाइए। तो ये सब चीजें जब तक आप, यूटिलिटी है आपकी, उन्होंने बच्चा छोड़ के आपके पास जाना है नौकरी पे दोनों ने, तो आप यूजफुल हैं। और जैसे ही उनकी यूटिलिटी खत्म होती है तो उनको लगने लगता है कि एक बंदे के लिए फिर से खाना बन रहा है, ये हो रहा है, हम नहीं तो हम बाहर खा लेते, नहीं तो हम तो खा के आए हैं कहीं से, अब इन मम्मी के लिए बनाइए, पापा के लिए करिए। तो ये सब चीजें जो खर्चे दिखते हैं उनको ऐसा दिखता है, आजादी में फर्क दिखता है कि हमारी लिबर्टी तो कुछ भी ना हो, क्योंकि वो बहुत कुछ लिबर्टी को तो बहुत ज्यादा महत्व देते हैं कि हमारी लिबर्टी तो जैसे कोई आगे सामने कोई और बैठा है, हमारा देश आजाद हुआ, सारा कुछ आजाद है, घर भी आजाद है, हमारा सब कुछ आजाद है, फिर क्यों नहीं आप आजादी को महसूस करते? लेकिन जो लोग ख्याल नहीं रखते, अब कानून भी 2007 में आया, उसके अंदर बाद में अमेंडमेंट भी, जाहिर सी बातें होते हैं कानून में जरूरत के मुताबिक, जहां जहां जरूरतें होती हैं उन कानून को उस तरह से। हाशमी जी मैं आपको बताऊं, कानून का सहारा लेते ही नहीं 90% लोग, 90% लोग शर्म में ही रह जाते हैं कि हम कोर्ट क्यों जाएं, हम नहीं जाएंगे। यानी ये बुजुर्ग डरते हैं जाते हुए, घबराते हैं कि हम अपनी औलाद के खिलाफ जो है, हाँ जी, वो क्यों जाएं अदालत। हम वो कह रहे क्या हुआ, कितना जीना है हमने, अब कितने जी लेंगे, इतना तो हमने कर ही दिया, अब अपने ही बेटे के खिलाफ काहे को जाना। वो बात जरूर कर जाते हैं, आके मिलते हैं, तरीका भी पूछते हैं मैं क्या करूं, हम उनको थोड़े सामाजिक तरीके भी बताते हैं कि इस तरीके से आप चलो। लेकिन जब हम कहते हैं फाइल करेंगे आपका केस, तो कह रहे हैं इसको सोचने दीजिए थोड़ा, हम सोचेंगे। क्यों सोचेंगे? क्योंकि इससे हमारी बदनामी होगी कि लेकिन माँ बाप कोर्ट चले गए तो बेटे के भी आगे बच्चे बैठे हैं, उनकी सोशल स्टिग्मा से भी उनको डर लगता है, बहुत डर लगता है समाजी तौर पर ये हमें बुराई ना मिले कि हम अपने बच्चों के खिलाफ, बहुत डर लगता है उनको। और अगर बच्चों के खिलाफ कोर्ट चले गए तो हम जाएंगे कहाँ, तो कहाँ जाएंगे उसके तो बाद में क्या होगा? भी एक सवाल, क्या कानून में कुछ इस तरह का इंतजाम है कि अगर बच्चों के साथ पेरेंट्स का कोई डिस्प्यूट चल रहा है, बुजुर्ग हैं और वो नहीं चाहते उन बच्चों के साथ रहना, लेकिन घर एक ही है, तो किस तरह से उनको सेपरेट किया जा सकता है? या उनको डर है, बहुत सारी जगहों पर ऐसे डर भी सामने आए कि नहीं ये जो फैमिली के मेंबर हैं यही कहीं उनको मारे नहीं, उनको पीटे नहीं, तो ठीक बात है। उस तरह से उनको देखिए खाना घर में बन रहा है, कुछ भी मिला के दे देंगे, नींद करा देंगे पूरी, तो उनको डर लगता है कि हमें इनसे कोई तरह का पंगा नहीं लेना है, दुश्मनी नहीं करनी है, प्यार से प्रेम से हम इनका साइड वो करते रहें। लेकिन ये घबराहट देखिए, यहाँ प्रोसीडिंग भी इन कैमरा नहीं होती हैं, बहुत ओपन हो जाता है। आप जाइए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फौरन ही बैठा होता है, पता चल जाता है कि माँ बेचारी आई है जी, ये फादर बेचारा आया है, तो उनके साथ विचारगी लग जाती है, वो पहले से ही परेशान हो जाते हैं, इसलिए सोचते हैं क्या कोर्ट जाना, चलो खर्चा ही कम कर लेते हैं, चलो नहीं देते हैं तो गुजारा ही कर लेते हैं। माने ये जो चीजें बन गई हैं, कोर्ट हम नहीं जाएंगे, बड़ा कम है, ये बड़े रेयर लोग हैं जो हिम्मत करते हैं कि ठीक है हम तो जाएंगे कोर्ट और अपना हक लेके रहेंगे, ये बहुत रेयर है। जबकि देखा जाए तो फ्री लीगल एड का इंतजाम उनके लिए किया गया है, सब कुछ है, फ्री लीगल एड है, वैसे भी उनकी बहुत सिक्योरिटी है, सोशल सिक्योरिटी है, माने
ने इतने सारी योजनाएं दी हैं, सरकार ने बहुत सारी आयुष्मान योजना है और 50 योजनाएं हैं जिसमें बुजुर्गों को इनकम टैक्स में छूट है। तब भी मजाल है कि वो पैसा बुजुर्गों को देके उनके अकाउंट में डाल देंगे कि बुजुर्ग को तो समझ लीजिए छूट मिल रही है, तो बेटे को चाहिए कि वो अपना पैसा बाप के अकाउंट में ही डाल दे कि बोले आप ही ले लो जी, क्योंकि आपको तो टैक्स लगेगा नहीं, माँ आपको तो लगेगा नहीं। लेकिन नहीं, वो अपने ही रखना चाहते हैं, खुद को ही बताना चाहते हैं कि हमारे पास ही नहीं है इतने पैसे। दे डोंट वांट टू शो कि हैप्पीनेस नहीं शो करना चाहते कि आज मैंने इतना कमाया। अगर इतनी बात भी माँ को कह दें कि आज मेरे पास में इतना काम आया, मैं बहुत खुश हूँ माँ, या मैं पिताजी मेरे पास में ये काम आया और मैं बहुत कमा रहा हूँ, आप बिल्कुल चिंता नहीं करिए। लेकिन ये नहीं बताएंगे, ये जरूर बताएंगे अगर उनको 10 मिनट भी मौका मिल जाए बैठने का पेरेंट्स के साथ में, मेरा ये खर्चा है, मेरा वो खर्चा है, उसकी फीस जा रही है, उसकी जा रही है, और ये सब बता के पेरेंट्स को चिंता लगा देंगे। जी, तो ये चिंता नहीं लगनी चाहिए, ये परेशानी नहीं लगनी चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि अदालत ने आपके लिए, बुजुर्गों के लिए फ्री लीगल एड का इंतजाम किया है। उसके अलावा नए जब कवानीन आ गए हैं तो उसके तहत भी आप जान सकते हैं कि FIR दर्ज कराने से लेकर पूरी कानूनी प्रक्रिया किस तरह से बुजुर्गों के लिए आसान की गई है। अब बिल्कुल यहाँ पर इस प्रोग्राम में एक वक्त थे, एक छोटे से वक्फे का, एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बातचीत का सिलसिला इसी मौजू पर यूं ही जारी रहेगा, और आपके मन में अगर कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। लेकिन यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण कानूनी पहलुओं पर सलाह देकर और पात्र व्यक्ति को वकील नियुक्त करके मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करता है। पात्रता: महिलाएं एवं बच्चे, कस्टडी में व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति, एसिड अटैक पीड़ित, SC ST, HIV/AIDS संक्रमित व्यक्ति, मानव व्यापार या बिगाड़ का शिकार व्यक्ति, औद्योगिक कर्मी, वरिष्ठ नागरिक अथवा किन्नर जिनकी वार्षिक आय 4 लाख से कम हो, वह व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से कम हो। टोल फ्री 24/7 हेल्पलाइन 1516 पर आज ही संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर इस्तकबाल है आपका इस प्रोग्राम में, जिसमें बात होती है आपके हक की, आपके हुकूक की। और आज हम बात कर रहे हैं बुजुर्गों के हुकूक की। जी हाँ, सीनियर सिटीजन के क्या राइट्स हैं और हमारे मुल्क में क्या हैं उनके लिए कवानीन। इस अहम मौजू पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। डॉक्टर शिवा शर्मा, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। और इन्हीं के साथ हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं इस अहम मौजू पर कि जब हमारे मुल्क में बुजुर्गों की बात होती है तो भारत में बुजुर्गों के राइट्स को सेफ करने के लिए, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, उनको सिक्योरिटी देने के लिए, और उनको किसी भी तरह उनके साथ कोई ज़्यादती ना हो, इसको आगे हम मजबूती दे सकें, कानूनी जामा पे पहना सकें, उसके लिए हमारे देश में क्या कवानीन है? वृद्ध नागरिक जी जिनको कहते हैं, जी, वास्तव में वरिष्ठ नागरिक हैं, वो वृद्ध नहीं है, वरिष्ठ नागरिक हैं जी। उनकी सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए कानून में अनेक प्रावधान हैं जी। मेंटेनेंस का ताल्लुक है, जो मेंटेनेंस का एस्पेक्ट है उसमें प्रावधान है कि उनके अगर बच्चे उनको पोषित ना करें, उनको गुजारा भत्ता ना दें, मेंटेनेंस ना करें, तो वो कोर्ट के थ्रू, कोर्ट के माध्यम से बच्चों को मजबूर कर सकते हैं कि उनको गुजारा भत्ता दें, उनका पालन पोषण करें। जी, अगर संध्या जी नहीं करते हैं, बच्चे गुजारा भत्ता नहीं देते हैं, देखभाल नहीं करते हैं, तो क्या कुछ इस तरह के एग्जाम्पल सेट किए हमारी अदालतों ने कि जहां बच्चों के साथ कुछ अदालतों ने सख्ती बरती हो, चाहे उन पर जुर्माना लगाया हो या उनके ऊपर कुछ बाउंडेशन ऐसी की गई हो कि वो अब दोबारा इस तरह से अपने पेरेंट्स के साथ ना करें? संध्या जी से मैं जानना चाहूंगा। जी हाँ, बहुत बहुत सख्ती करती है कोर्ट। माने कईयों को जेल तक हो चुकी है जी। बेटों को, कि कई केसेस में ऐसा कि उन्होंने बताया कि ये नहीं दे रहे हैं ना, टाइम पे कुछ कर रहे हैं, और अगर टॉर्चर भी कर रहे हैं। माने जब वर्ड टॉर्चर आ जाता है कि मारा पीटा, कुछ ऐसा किया, तो उस समय उन पर पुलिस केस होता है, उनको टॉर्चर करते हैं तो वो जेल भी जाते हैं। उनको जो कहा जाता है
हिदायत दी जाती है कोर्ट के द्वारा कि आप अपने पेरेंट्स का पूरी तरह से मान सम्मान के साथ इज्जत से भरण पोषण करिए, और नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, ऐसे वार्निंग किए जाते हैं। जैसे ही केस कोर्ट में आता है उसी तरफ से ही उनको नोटिस चला जाता है बच्चों को, जो भी मतलब जो जिम्मेवार बेटा है या बेटी किसके साथ वो रह रही हैं, तो किसके साथ पेरेंट्स रह रहे हैं, तो उन लोगों को ये कह दिया जाता है कि देखिए आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है, अभी आप अपना वक्तव्य रखिए, आप इसका जवाब दीजिए। तो उसी से ही काफी कुछ सुलझता है। जी जी, हाँ जी। कुछ मामलात में जो बुजुर्ग हैं वो अदालतों का रुख करते हैं। डॉक्टर शिवा शर्मा जी, बहुत सारे मामलात में बुजुर्ग अदालतों में नहीं आते हैं, तो ऐसे में जो नहीं आते हैं वो क्या नुकसान उठा जाते हैं, और जो अदालतों में बुजुर्ग आ जाते हैं उनको किस तरह का लाभ, किस तरह का फायदा मिल सकता है, मिल जाता है? मैं चाहूंगा आप एक वकील के तौर पर जरूर इस पर रोशनी डालें। मैं कुछ साल से सुप्रीम कोर्ट में वकील हूँ, उससे पहले मैं न्यायाधीश रहा हूँ 30 साल। जी, 30 साल जज भी रहा हूँ, तो मैंने दोनों बेंच के दोनों तरफ के तजर्बे हासिल किए हैं। आपको कुछ ऐसे कुछ वाकया बताता हूँ आपको। जी, एक जिसे सुन के आप सबको हैरानी होती है, हमें हैरानी होती है। पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं एक, उनको उनके बेटे ने उनके ही मकान से निकाल दिया था। अब बुजुर्ग आदमी और चीफ जस्टिस है, किस और कोर्ट चीफ में जस्टिस रह चुके हैं। चीफ जस्टिस, लेकिन एक सोशल जो हमारी परेशानी है, हाँ। ये दर्शाता है उस चीज को कि हमारे समाज के अंदर ये परेशानी जो है वो जड़ बना चुकी है। अब उनका बेटा या बहू या दोनों या कौन इसके लिए जिम्मेवार था, उसके बारे में तो मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, करना भी नहीं चाहिए। और चीफ जस्टिस है, अब वो किस कोर्ट में जाके खड़े हों अपनी स्टेट के, तो उन्होंने हाई कोर्ट को चिट्ठी लिखी कि मेरे साथ ये हो रहा है। तो हाई कोर्ट ने अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर को इस्तेमाल करते हुए उनके बेटे को नोटिस दिया, उसको बुलाया और उसको मजबूर किया कि उनको घर में रखेगा, उनके पूरा ध्यान रखा जाएगा, जो जो उनको सुविधाएं चाहिए वो सब दी जाएंगी। ये पंजाब हाई कोर्ट का वाकया है कुछ साल पहले का। जी, तो वो चीफ जस्टिस थे, वो किसी मजिस्ट्रेट के सामने जाके खड़े होने का उन्होंने नहीं सोचा, उन्होंने चीफ हाई कोर्ट को ही लेटर लिखा और हाई कोर्ट ने उनकी सहायता करी। ऐसे ही कुछ केसेस में बच्चे माँ बाप को प्रलोभन देकर या जबरदस्ती उनका प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेते हैं, उसके बाद उनको त्याग देते हैं, वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं, जी, जैसे जिसकी गलत सोच होती है। तो ऐसे केसेस में अदालत के ऐसे कई केसेस हैं कि अगर अपने नाम प्रॉपर्टी बच्चे ने करवा ली है, जी, धोखे से, जबरदस्ती, मिसरिप्रेजेंटेशन से या प्रलोभन से, कुछ लालच देके कि मैं सेवा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, या कि ऐसा होता है कि हम तो शहर में जा रहे हैं, आपको वहीं ले चलेंगे, प्रॉपर्टी गांव की बेच ली, उनको गांव में ही छोड़कर अपने आप चले गए। अब वो गांव में बगैर प्रॉपर्टी के वो रह रहे हैं, ना उनकी जायदाद बची ना बच्चे बचे। ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने उनको प्रॉपर्टी वापस करवाई है, वो जो ट्रांसफर डीड थी, जी जी, उसको कैंसिल किया कोर्ट ने। ऐसे वाकई हैं। तो ट्रांसफर डीड ही कैंसिल हो सकती है, या कुछ उन्होंने सेल डीड अगर करवा ली हो उसको भी कैंसिल किया जा सकता है ऐसे मामलात में? क्योंकि कभी कभार कुछ ज्यादा चालाक और स्मार्ट होते हैं तो वो इस तरह के मामलात भी करते हैं कि गिफ्ट डीड तो कैंसिल करवाई जा सकती है, तो वो सेल डीड दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, ट्रांसफर करा सकते हैं, या उसके ऊपर कोई मॉर्गेज करके लोन वगैरह ले लें, उसके ऊपर कोई एनकम्बरेंस कर दें। जी, तो ऐसे केसेस में अदालत को ध्यान रखती है कि वो आदमी जिसके पास प्रॉपर्टी गई मेंटेन वो करेगा। तो यहाँ एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं एक सवाल के साथ, उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो, अपना मुल्क अपना आइन में आपका इस्तकबाल है, क्या नाम है, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? हेलो, अपना मुल्क अपना आइन में आपका इस्तकबाल है, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? नमस्ते, मेरा नाम दीपांश है जी, मैं राजस्थान से हूँ और मेरा सवाल ये है कि अक्सर देखा जाता है कि बुजुर्गों को फैमिली में नेग्लेक्ट और अब्यूज का सामना करना पड़ता है। क्या एग्जिस्टिंग कानून उन्हें एक्चुअल प्रोटेक्शन देते हैं या सिर्फ आगे तक सीमित है? जी, दोबारा सवाल पूछ सकते हैं? मेरा सवाल है जी। कि अक्सर देखा जाता है कि बुजुर्गों को फैमिली में नेग्लेक्ट और अब्यूज का सामना करना पड़ता है। जी, क्या एग्जिस्टिंग कानून उन्हें एक्चुअल प्रोटेक्शन देते हैं या सिर्फ कागज पर सीमित है?
जी, क्या सिर्फ कानून वहीं तक सीमित है या वाकई उनको एक्चुअल में प्रोटेक्शन मिलता है? बिल्कुल एक्चुअल दोनों से ओपिनियन चाहूंगा। सबसे पहले संदीप जी से चाहूंगा ओपिनियन, और उसके बाद डॉक्टर साहब से मैं इस पर ओपिनियन लूंगा। जी मैडम। हाँ जी बिल्कुल, पहले बुजुर्ग कंप्लेंट तो करें। जो पहला एक काम है वो ये है कि वो पुलिस कंप्लेंट करें। पता कैसे चलेगा? आज शहरों में पास वाले घर में क्या हो रहा है किसी को कुछ नहीं मालूम है। ये वो जगह नहीं रही है जहां सबको पता चलता था कि किस घर में प्रताड़ना चल रही है। तो नंबर 1 पे तो वो पुलिस को बुलाएंगे, पुलिस को अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। फिर उसके बाद में थाने जाना पड़ेगा या थाने से ऑफिसर उनके लिए आ सकते हैं? खुद आएंगे, वो खुद आएंगे। आपको बस सिर्फ आपको वही जो शहर का आपका 100 नंबर है, कौन सा नंबर है वो आप डायल करिए, पुलिस आएगी। पुलिस तो हमेशा वो गश्त भी करती रहती है, आपका लोकल भी वहां पे है। कोई एक दिन में तो ये हो नहीं जाता, बाई चांस ये लगातार चलती है ये बात। तो एक दिन तो ऐसा निकालिए कि जिसमें आप अपने पड़ोसी से बात कर लें, उन्हें बता दें कि हमारे साथ ये हो रहा है, ये चल रहा है, और उसके बाद में पुलिस का पदार्पण हो जाता है। वो आ जाती है जब, तो उसके बाद में रेमेडीज शुरू हो जाती हैं। माने आपको कहाँ पे देना है। और फिर पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि 90% तो केस उसी टाइम सुलझ जाता है। बच्चों को पता चल जाता है, बेटे बहू को, कि नहीं अगर हम ऐसा करेंगे तो इससे हमारी समाज में भी बदनामी होगी और हमारे पेरेंट्स जो हैं वो इस तरीके से ठीक नहीं है हमारा करना, और हम पे कार्रवाई भी होगी। क्योंकि पुलिस वाला आके बता जाता है कि कानून इनके हक में है, आपके हक में नहीं है, कानून इनके हित में है। यानी फर्स्ट इज कंप्लेंट। अगर आपको कुछ जस्टिस चाहिए, अगर आप इंसाफ चाहते हैं या आपके साथ जो ज्यादती हो रही है अगर आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले आपको कंप्लेंट करनी होगी। और इसी सवाल पर मैं ओपिनियन डॉक्टर शिवा शर्मा से भी चाहूंगा कि सर आप क्या कहेंगे, कितना अहम हो जाता है कानून का सहारा? और जैसे उन्होंने सवाल पूछा कि क्या वाकई उससे हम एक रियल प्रोटेक्शन उनको दे पाए हैं या नहीं? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है और संध्या जी ने बहुत अच्छा इसका जवाब दिया है। इनकी बात को आगे बढ़ाते हुए आजकल हर जिले में सब डिविजन पर लोक अदालत के सेल बने हुए हैं। जी, पहले तो लोक अदालत जो सीजेएम थे वही देखते थे, एक एडिशनल काम था उनके पास, अपना काम तो था ही जी। इसके अलावा उनको एडिशनल काम ये मिला होता कि लोक अदालत को देखें, जगह जगह कैंप लगाएं। लेकिन अब कुछ साल से इस काम को आगे बढ़ाने के लिए, इसको और अच्छे तरीके से चलाने के लिए एक सीजेएम, लोक अदालत के लिए स्पेशल सीजेएम लगा दिए हैं। वो सिर्फ लोक अदालत का ही काम देखते हैं। जी, जिले में कहाँ कहाँ कैंप लगाने हैं। जी जी, यहाँ पर एक कॉल ले लेते हैं सर, एक कॉल ले लेते हैं। कॉलर और जुड़ गए हमारे साथ सवाल के साथ, तो हम उनकी कॉल ले लेते हैं। हेलो, अपना मुल्क अपना आइन में आपका स्वागत है। कहाँ से बोल रहे हैं, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? हाँ सर, मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं चंडीगढ़ से बोल रही हूँ। जी, पूछिए सवाल। मेरी एज 63 के आसपास है। सर जो आप ये बात कह रहे हैं ना कि घर में कोई अगर मारपीट करता है तो पुलिस बुलाओ, मैंने कई बार पुलिस बुलाई है, पड़ोसियों को भी पता है, कोई मदद तो करता नहीं है। पुलिस वाले कहते हैं कि आपका ये घरेलू मामला है, वो कभी रिपोर्ट नहीं लिखते हैं। तो ये क्या कानून बनता है? ऐसे हालात में क्या करें? जी, दोनों से ही मेरा सवाल है कि ये ऐसे हालात में क्या करें कि जब पुलिस आ भी रही है और उसके बाद पुलिस ये कहती है आपका घरेलू मामला है और आप सुलटाइए, तो अगर पुलिस नहीं सुन रही है तो फिर वो कहां अप्रोच कर सकते हैं, कहां जा सकते हैं? सबसे पहले डॉक्टर शिवा शर्मा से इस पर रिमार्क चाहूंगा। जो आपका सवाल है, पुलिस के कुछ अधिकार है, कुछ कर्तव्य है। पुलिस फैसला नहीं करती, सिर्फ सहायता करती है। लेकिन जो लोक अदालत का जो मैंने जिक्र किया था इससे पहले बता रहा था मैं, लोक अदालत के हर जगह कैंप लगते हैं, हर गांव में, हर शहर में। और लिटरेसी कैंप, लोगों को पढ़ाने के लिए, जागरूक करने के लिए भी अलग अलग कैंप लगते हैं। जी, तो जब कैंप लगता है वहां पर जा सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन दें, या जो जिले में जो उनका सीजेएम बैठते हैं, जो इंचार्ज है, जी, सेशन जज उसके, डिस्ट्रिक्ट जज उसके, ओवरऑल इंचार्ज है डिस्ट्रिक्ट के, और सीजेएम उसकी पूरे करते हैं, चलाते हैं। उनको दरखास्त दें। उनके पास न्यायिक शक्तियां हैं, पुलिस के पास न्याय की शक्ति नहीं है। यानी अगर पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है तो वो जिला मजिस्ट्रेट के पास जाकर अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। सीजेएम के पास जाकर, न्याय दंडाधिकारी उनके पास जाके एप्लीकेशन दें जो लोक अदालत के हैं। जी, उसको उपयुक्त तरीके से किस कोर्ट में भेजना है, कहां भेजना है, वो करेंगे। और उनके पास इसके लिए कुछ काउंसिल होते हैं फ्री लीगल एड के। जी, तो आपको कानूनी सहायता, मुफ्त सहायता भी मिलेगी। आपको वकील मिलेंगे जो मुफ्त आपकी सहायता करेंगे, आपका केस तैयार करेंगे। उनको जो फीस मिलेगी, जो खर्चा उनका होता है, वो सरकार वहन करती है, सरकार देती है उनको खर्चा जो भी है।
वो आपकी पूरी मदद करेंगे, आपको न्याय मिलेगा। ऐसा नहीं कि न्याय नहीं मिलता। लेकिन आपको मजबूत रहना होगा। इसी सवाल पर मैं ओपिनियन चाहूंगा जी, जी। संध्या मैम से कि मैम आप क्या कहना चाहेंगी कि किस तरह से अगर पुलिस सुनवाई नहीं करती है तो फिर वो कहां जाएं और किस तरह से इंसाफ की गुहार नहीं, लगाएं? बिल्कुल उन्होंने, शिवा शर्मा जी ने बहुत क्लियर कह दिया है कि कोर्ट्स बैठी हैं, फ्री लीगल एड भी है। आप पहले हिम्मत तो करिए, पहला पांव तो बढ़ाइए, कोर्ट की तरफ चलिए तो सही। उसके बाद में पुलिस नहीं सुनती है, पुलिस पर भी कार्रवाई होती है कि आपने क्यों नहीं सुना, क्यों नहीं इनका फैसला कराया, दोबारा क्यों मारपीट हुई, दोबारा क्यों ये सारा एक्ट किया गया। तो ये पुलिस को भी बुलाया जाता है, पुलिस भी पेश होती है वहां पे जाके। तो आप कोर्ट में पक्का जाइए जी। कचहरी से लोग डरते हैं, उनको लगता है वकील को बहुत फीस देनी होगी और उसके बाद में ये होगा, वकील तो भटका देंगे या ये लंबा कर देंगे, हमारे घर का क्या होगा, हमारे इसका क्या। नहीं, आप डरिए नहीं, आप एक बारी आइए। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो सामाजिक सुरक्षा देते हैं आपको, बहुत से लॉयर्स ऐसे हैं, उनकी बहुत अच्छी छवि है, वो लोग मदद भी करते हैं। आप कैसे भी आइए, आप हमारे पास आइए, हम आपकी मदद करेंगे। हम आपको कहना चाहते हैं, ऑन टीवी कहना चाहते हैं कि आप आइए, अगर आपको कोई परेशानी बुजुर्गों को है तो आई विल हेल्प देम। क्योंकि मुझे मालूम है कि फ्री लीगल एड तक भी कैसे पहुंचा जा सकता है, क्योंकि वो लोग नहीं जा सकते वहां तक। कोर्ट में वो कमरा कहाँ है, वो जज कहाँ बैठती हैं या बैठते हैं, तो आप लोगों को मालूम नहीं लगेगा। लेकिन उसमें आप सामाजिक जितने एनजीओज हैं, हर शहर में अपने अपने एनजीओज होते हैं, किसी की भी मदद लीजिए। लेकिन आप घबराइए नहीं। नंबर 1 तो आपको घबराना नहीं है। ऐसी चीजों से आप घबरा जाएंगे, मेरा इज्जत नहीं रहेगा, मेरा ये नहीं रहेगा, मैं कैसे जाऊं, आज कल बेटे को मुंह दिखाना है, परिवार वाले क्या कहेंगे, इन सब बातों से उभरोगे तभी कोई कार्रवाई कर पाओगे। अक्सर जो 90% लोग हैं वो ये सोचते हैं नहीं नहीं नहीं, फैमिली का मैटर है, फैमिली में ही दबा दो, अच्छा चलो उससे कहलवा दो, मामा से, चाचा से, बाबा से। नहीं नहीं नहीं, आपको कानूनी कार्रवाई करनी है। अगर पुलिस बुला ही ली है, अब आपने शुरुआत कर ही दी है, तो अब पूरा कानून तक क्यों नहीं पहुंचते? पहुंचिए, नहीं तो वो एक दिन आपको कहीं पहुंचा देंगे। जी, एक दिन आपको कहीं पहुंचा देंगे। उससे बेहतर ये है कि आप अलर्ट हो जाएं और आप अपना ख्याल रखते हुए। और अब यहाँ पर एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अब उनका सवाल पूछ लेते हैं। हेलो, अपना मुल्क अपना आइन में आपका इस्तकबाल है, क्या सवाल पूछना चाहते हैं और किस जगह से बोल रहे हैं? हेलो। और मैं बिहार, और मेरा आपसे सवाल जो नहीं, आपकी आवाज पूरी नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से हम आपका सवाल पूरा नहीं सुन पा रहे हैं। आप दोबारा कॉल कर सकती हैं, सवाल पूछ सकती हैं, क्योंकि अभी जो है किसी वजह से आपका सवाल हम पूरा नहीं सुन पा रहे हैं। लेकिन आपके मन में या किसी के भी मन में और भी सवाल हैं तो पूछ सकते हैं। हमारी लाइंस खुली हैं 1800113060। मैं अभी एक सवाल और जानना चाहूँगा कि बहुत सारी जगहों पर ऐसे भी मामलात होते हैं कि जहाँ औलाद नहीं है, अब बुजुर्ग हो गए, उनकी देखभाल कौन करेगा? ऐसे मामलात में क्या कुछ हमारी अदालतें और ये कानून रास्ता बताते हैं ऐसे बुजुर्गों के लिए जिनकी औलाद नहीं है? माना कि दीगर रिश्तेदार उनके हो सकते हैं, तो जिनके रिश्तेदार हैं और जिनके रिश्तेदार नहीं भी हैं, मैं दोनों के ताल्लुक से सवाल पूछूंगा डॉक्टर शिवा शर्मा से, क्योंकि आप एक जज रहे हैं, एक लंबा तजुर्बा है आपका, एक जज के तौर पर भी और एक वकील के तौर पर भी। तो कानून किस तरह से ऐसे लोगों की मदद करता है? जैसे ही बात हो रही, संध्या जी ने कहा था कि आपको एप्लीकेशन तो देनी पड़ेगी, लोक अदालत तक तो आना पड़ेगा, ये कि संघर्ष तो करना पड़ेगा अगर न्याय पाना है। भगवान कृष्ण ने मार्गदर्शन किया था, लड़ाई तो अर्जुन को ही लड़नी पड़ी थी। यानी जिसके साथ गलत हो रहा है उनको आना होगा, उनको आना तो होगा जी। बैठे बैठे न्याय तो ऐसे ही नहीं मिल पाएगा। तो संध्या जी, उन लोगों का क्या कि जिनका कोई वारिस नहीं है, जिनकी कोई औलाद नहीं है, उनको अदालतें, मजिस्ट्रेट किस तरह से कानून की प्रोटेक्शन मिलेगा, किस तरह से उनको गुजारा भत्ता मिल सकता है? हाँ, देखिए ऐसा है, अक्सर जिनकी कोई औलाद नहीं होती है, उन्होंने परिवार में किसी एक या दो व्यक्तियों को तो ऐसा दे दिया होता है अधिकार कि हमारी तरफ से तुम ये सब अप्लाई करोगे, ये काम करोगे, तो कोई ना कोई रिश्तेदार आगे आते हैं उनकी देखभाल के लिए। उन्होंने गोद लिया होता है, नहीं भी लिया होता, कुछ और तरीके से भाई का बेटा, बहन का बेटा, कोई ना कोई आके उनकी मदद पे जरूर खड़ा होता है, जिनके बारे में पता होता है कि ये हमारा अपना है। उनको लीगल हेल्प मिल सकते हैं हम उनके? नहीं, उनको कल ये भी होता है कि पेरेंट्स के पास जो कुछ है वो मिलेगा भी हमको ही। इस वजह से तो आप उनको बताते रहिए कि देखिए मेरे पास बहुत जायदाद है, सब कुछ है, हम आप ही को देके जाएंगे, हमारा तो और कोई बच्चा है नहीं। तो लीगल हेल्प उनको जब मिलती है तो वही पुलिस के द्वारा ही मिलती है, और जब वो अकेले हैं
तो मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर वो उनकी कोई औलाद नहीं है, ये बात का पूरे मोहल्ले में, लोगों में, एरियाज में, सोसाइटी में पता होता है कि दे आर अलोन। अगर वो अकेले हैं तो पुलिस ज्यादा प्रोटेक्शन देती है उनको। जी, ये एक कानून कॉलर है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके सवाल लेते हैं और उसके बाद फिर बातचीत का सिलसिला यूं जारी रखेंगे। हेलो, अपना मुल्क अपना आइन में आपका स्वागत है, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? जी, मेरा नाम सगत है और मैं बिहार हूँ। और मेरा आज का सवाल बेरोजगार के सेंटर बनाए हैं। नहीं, फिर वही दिक्कत आ रही है, फिर हम नहीं सुन पा रहे हैं आपका सवाल, दोबारा वही परेशानी आ रही है क्योंकि हम पूरा नहीं सुन पा रहे हैं, जिस वजह से ये दिक्कत आई है। जी, अब हम बढ़ते हैं उस जिम्मेदारी की तरफ जो सरकारों की तरफ आती है, जी। जहां सरकारों से ओल्ड एज होम की तामीर की भी बात कही गई और किस तरह से हमारी सरकारों ने ये कोशिश की है कि जो बुजुर्ग जिनका जो कहीं या तो लावारिस हो गए हैं या उनका कोई नहीं है, तो वो किस तरह से उनका ख्याल रखें, उनको किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ दें, उनकी जो सेहत की देखभाल है, उनको हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ किस तरह से दी जाएं। मैं चाहूँगा उस पर भी हम गुफ्तगू करें ताकि हमारे बुजुर्ग ये जान सकें कि सरकारों को उनके लिए कितना जिम्मेदार बनाया गया। संध्या जी। बिल्कुल, ये सरकार तो पूरी तरह से उत्तरदायी है, पूरी तरह से जिम्मेवार है, सोशल सिक्योरिटी उनको देनी ही है। लेकिन सरकार को पता तो होना चाहिए ना कि आपको ज़रूरत है। जब उन्हें पता ही नहीं चलेगा तो कैसे वो आपके घर तक पहुंचेंगे? जब मालूम होएगा कि आपको सिक्योरिटी की ज़रूरत है, क्योंकि वो जो एक गश्त करते हैं इंस्पेक्टर्स, जो पुलिस आती है, वो हर घर को देखती है कहाँ कहाँ बुजुर्ग रहते हैं, उनको सिक्योरिटी का खतरा रहता है, कोई चोर ना आ जाए, कोई ना, तो उनका इस तरीके की उनकी रिपोर्ट जाती है पुलिस की कोर्ट्स को कि यहाँ इतने बुजुर्ग रहते हैं। तो किसी का अगर कोई मुश्किल चल रही है, पुलिस को मिलती रहती है कोर्ट की तरफ से कि अब आपको ख्याल रखना है और आपको अपडेट्स देने हैं उनके बारे में। वो अपडेट है उनके पास में, तो वो उन बुजुर्गों का इस तरीके से ख्याल करते हैं कि जिनका समझ लीजिए अकेली ही रह गई महिला, तो उनके और ज्यादा केयर होती है। अकेला ही पुरुष रह गया घर में और है भी नहीं, बीवी भी चली गई दुनिया से, तो कौन उनकी देखभाल करेगा? तो ऐसे लोगों के लिए कोर्ट्स भी हैं, सामाजिक संस्थाएं भी हैं, समाज भी है, सब लोग रहते हैं कि हमने इनका केयर करना है। फिर सरकार खोलती है अपनी तरफ से ओल्ड एज होम जिसमें वो खुद अपनी वॉलेंट्री आते हैं। उसमें ये नहीं हो रहा कि बेटा धक्के से छोड़ के आ रहा है या लोगों ने उनको जी। ओल्ड एज होम के ताल्लुक से ही पलक जी का सवाल बिहार से आ रहा था और उनका ये कहना था, जो हम आवाज नहीं सुन पा रहे थे, कि जो ओल्ड एज होम है वो जमीनी तौर पर कितना तहफ़्फ़ुज़, कितनी सिक्योरिटी दे पा रहे हैं और किस तरह से वहां पर बुजुर्गों की देखभाल हम दे पा रहे हैं, जमीनी हकीकत के ऊपर वो जानना चाह रहे थे। तो मैं डॉक्टर शिवा शर्मा से जानना चाहूंगा कि ओल्ड एज होम किस तरह से जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत अच्छा कल्चर रहा है अब तक कि बुजुर्गों की, वृद्धों की, सीनियर सिटीजन्स की उनकी सेवा की जाए। उसके लिए कुछ सामाजिक संस्थाएं भी आश्रम बनाती हैं, वृद्ध आश्रम बनाती हैं, चलते हैं। अब कौन सा वृद्ध आश्रम में कितनी सिक्योरिटी दे रहा है वो तो एक अलग सवाल हो जाता है, लेकिन ज्यादातर सभी प्रॉपर सिक्योरिटी मिलती है, खाना पीना मिलता है, उनके पास डॉक्टर्स होते हैं, वो वक्त वक्त पे उनका इलाज करते हैं। एक गुड़गांव में बहुत बड़ा लाइफ अर्थ सेवियर्स नाम से संगठन है जी, उनके पास 1000 से ज्यादा 1200-1300 करीब इनमेट्स हैं, यानी कई सारे इस तरह की एनजीओ हैं, संस्थाएं हैं, वो काम कर रहे हैं। वहां पर उनके एक नहीं और बताना चाहूंगा जो शायद आप सबको ना पता हो, तो वहां पर उनकी देखभाल करते हैं, सब खाना पीना, लोग डोनेशन देते हैं, सब होता है। एक ये डिस्ट्रिक्ट जज, हर एक जिले के सेशन जज को जी हाई कोर्ट की तरफ से एक आदेश है कि वो हर महीने हर एक वृद्ध आश्रम में जाके देखे, सबसे मिले और पता करे किसी कोई शिकायत है, किसी कोई परेशानी हो रही है। मैंने खुद विजिट किए हैं, वृद्ध आश्रम भी विजिट करे हैं, अनाथालय बच्चों के विजिट करे हैं, और जहाँ इंसेन या प्रॉपर अंडरडेवलप्ड लोग होते हैं वो सभी जगह मैंने विजिट करे हैं। तो अगर कहीं एज पार्ट ऑफ माई ड्यूटी तो कहीं कुछ कार्रवाई भी की जा सकती है, अगर आप देखते हैं लोग करते हैं उसकी रिपोर्ट मैं फिर हाई कोर्ट भेजता था। हाई कोर्ट से जहां जहां जो खामियां जिसकी भेजते थे तो उनसे जवाब तलब भी करते थे। वो उनकी जवाबदेही भी तय की गई है, यानी जो भी एनजीओज या जो भी संस्थाएं इस तरह के ओल्ड एज होम चला रही हैं उनकी भी निगरानी का इंतजाम है। कोर्ट के जरिए जो है जजों की नियुक्ति होती है, वो वहां जाते हैं, देखते हैं, दौरा करते हैं और उसके बाद जो रिपोर्ट तैयार होती है उसके ऊपर उनसे जवाब मांगा जाता है। ये तमाम बातों का आज ये मकसद था कि हम अपने तमाम बुजुर्गों को, अपने समाज को, देश के लोगों को अवेयर करा सकें और बता सकें कि बुजुर्गों के राइट्स कितने ज़रूरी हैं, उनको समझना, उनको जानना, उनका तहफ़्फ़ुज़
कितना जरूरी है। तो अब इस प्रोग्राम को खत्म करने से पहले एक कॉल और ले लेते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए। हेलो, अपना मुल्क अपना आइन में आपका स्वागत है। क्या सवाल पूछना चाहते हैं? मेरा सवाल है कि अगर घर में किसी व्यक्ति ने अपने बिजली और तो मैं टीम से चाहूंगा कि वो इनका सवाल लिख करके मुझे बताएं ताकि हम अपने इस प्रोग्राम में उसे शामिल कर सकें, क्योंकि उनकी आवाज अभी भी हमें प्रॉपर नहीं मिल रही है। तो इस तरह के जो मामलात थे बुजुर्गों के साथ सोसाइटी में जो कुछ हो रहा है, हमारे आज के दोनों एक्सपर्ट ने अपने तजुर्बे से भी उस पर रोशनी डाली और उनके हल पर भी आज हमने गुफ्तगू की कि सबसे पहले बुजुर्गों को क्या कुछ जानना ज़रूरी है। अपने कलम को बिल्कुल खुला नहीं रखें, हर डॉक्यूमेंट पर साइन ना करें, और अगर कहीं उनके साथ गलत हो रहा है तो फिर आप आगे बढ़ें, रिपोर्ट कराएं और फिर अदालती कार्रवाई के जरिए अपनी जगह हासिल करें। अगर आपने कुछ जायदाद उनके नाम कर दिए, गिफ्ट कर दिए, तो वो भी आपको वापस मिलेगी, लेकिन आप खामोश ना रहें, ज्यादती का शिकार ना बने, क्योंकि आप हमारे पूरे देश के लिए, हम सब के लिए काबिल एहतराम हैं और ये हमारी तहजीब का, हमारी संस्कृति का हिस्सा है कि हम अपने बुजुर्गों का अदब करें, उनका सम्मान करें, उनसे मोहब्बत करें। और इसी के साथ आज की इस पेशकश को हम यही मुकम्मल करेंगे। मैं अपने दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आज के इस मौजू पर रोशनी डालने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम व्यूवर्स का भी शुक्रिया, तमाम उन लोगों का भी शुक्रिया जिन्होंने अपने सवालों से आज के इस प्रोग्राम को खूबसूरत बनाया। जिनके सवाल हम नहीं ले सके उनसे हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि कार्यक्रम के अंदर वक्त कम है, प्रोग्राम अपने आखिरी मरहले में। लेकिन आप ईमेल के जरिए अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hopdurdu@gmail.com। आज के इस प्रोग्राम को हम यही मुकम्मल करते हैं और आपको छोड़े जाते हैं कानून से मुताल्लिक कुछ अहम मालूमात यानी कानून की बात के साथ। इजाजत दीजिए, आदाब। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 MTP एक्ट ख्वातीन के लिए कानून से मंजूर शुदा और महफूज अबॉर्शन की राह हमवार करता है। यह कानून अबॉर्शन के लिए सही वक्त और हालात के बारे में वजाहत करता है। अबॉर्शन के लिए ख्वातीन की रजामंदी इस कानून के तहत लाजमी है। मेडिकल सुपरविजन खातून की हिफाजत और देखभाल को यकीनी बनाता है। खातून की सेहत और हुकूक पर तवज्जो मरकूज करते हुए तशवीशात को दूर किया जाता है। प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए कानून की तरफ से राजदारी की जमानत दी जाती है। इस कानून के बेहतर निफाज के लिए माशरे में बेदारी की अशद जरूरत है।